हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम सेट की 2 क्लास कर चुके हैं, आज की तीसरी क्लास है। तो अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो दोनों क्लास ले लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाए। देखो, सेट का हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके थे और उसके अलावा हम सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर चुके थे। तो उस पर आधारित हमने पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और आज मैं उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम टाइप ऑफ सेट की बात करेंगे। क्लियर है? ओके। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप 11th क्लास के एनसीईआरटी देख सकते हो, उसी पर बेस्ड हम ले रहे हैं। तो उसमें जो 1.1 जो चैप्टर 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब बाइलिंगुअल वाली वो प्रॉब्लम भी खत्म है। आप बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा यूज करते हो, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म है। मैंने दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनमें से ये पहचानना है कि इनमें से सेट कौन होगा और कौन नहीं होगा। साथ में आपको रीजन भी बताना है कि अगर कोई सेट है तो क्यों है, और अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। ये दोनों चीजें बतानी है आपको। इसने बोला है ना जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपके आंसर को आपको जस्टिफाई करना है कि अगर सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर? ओके, एक एक से बात करते हैं। देखो, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने सेट को पहचानने के लिए आपको एक चीज बताई थी कि आप सेट में कोई भी एलिमेंट इमेजिन करके देखो, अगर वो एलिमेंट आप ये श्योर कर पा रहे हो कि ये एलिमेंट इसमें नहीं होगा या फिर ये एलिमेंट इसमें होगा, ये अगर आप श्योर कर पा रहे हो मतलब वो सेट है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि ये इसमें होगा या नहीं होगा, मतलब वो सेट नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अब एक एक से हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। तो इसने क्या बोला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब देखो, आपको पता है कि पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब इसने बोला है कि आपको उन महीनों के नाम बताने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब आप समझो कौन कौन से आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं जनवरी की। जनवरी स्टार्ट किससे होता है, जैसे, बेशक वो इसमें आएगा क्योंकि इसने बोला है ना जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। इसका मतलब है कि अगर आप इसका सेट बनाओगे तो क्या बन जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या बन जाएगा, जनवरी। क्या इसमें फेब्रवरी आएगा, क्या नहीं आएगा क्योंकि एफ से स्टार्ट हो रहा है। मार्च आएगा, क्या नहीं आएगा क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल आएगा, क्या नहीं आएगा क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल के बाद में मई नहीं आएगा क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में जून, जून बेशक जे से स्टार्ट हो रहा है इसलिए जून भी इसमें आएगा। जुलाई भी जे से स्टार्ट हो रहा है तो जुलाई भी आएगा। उसके बाद में अगस्त, अगस्त ए से स्टार्ट होता है। अक्टूबर सितंबर एस से स्टार्ट होता है। अक्टूबर ओ से होता है। नवंबर एन से होता है। दिसंबर डी से होता है। इसके अलावा हमारे पास टोटल 12 महीने थे, तो 12 महीने में से ये 3 महीने ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये तीनों महीने इस सेट के एलिमेंट होंगे और बाकी के नहीं होंगे। अब हम यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं कि जून इस सेट का एलिमेंट है, दिसंबर नहीं है, मई नहीं है, जुलाई है, अगस्त नहीं है। कहने का मतलब है आप किसी भी एलिमेंट को उठा रहे हो तो उसके बारे में ये श्योर कर पा रहे हो कि इसका सेट का एलिमेंट है या नहीं है, इसलिए ये सेट होगा। क्लियर है? ये सेट होगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा, रीजन समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, आप ये रीजन के साथ में बता पा रहे हो कि अगर कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं तो वो इसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा। क्लियर है? जैसे मान लो आपने नवंबर लिया तो ये नहीं होगा क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसने बोला है जे से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसलिए नहीं होगा। तो इसलिए पहला इसमें सेट होगा। क्लियर है? ओके। सेकंड देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसने क्या बोला है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली। अब सबसे अधिक प्रतिभाशाली आप किसे मानोगे, पता ही नहीं है सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन होता है। भाई एक चीज बताऊं, मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आप ऐसे मान के चलो कि आपकी क्लास में मैंने 2 बच्चे लिए। ठीक, मैंने 2 बच्चे लिए, कौन कौन से, ए और बी, ये 2 बच्चे लिए हैं। और इस ए की जो, मान लेते हैं कि 11th क्लास में वो बच्चा है और 10th में ए की जो परसेंट है वो कितनी है, 60% है, और बी की परसेंट है कितनी, 70%। अब मैं पूछूं कि इनमें से इंटेलिजेंट कौन सा है, टैलेंटेड कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर नो डाउट बी इसमें टैलेंटेड है। क्लियर? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी और सी, आपने 2 बच्चे लिए हैं और उनमें से बी की परसेंट तो कितनी थी, 70% थी, और सी की परसेंट कितनी है, मान लो 80% है। अब मैं पूछूं कि इनमें इनमें टैलेंटेड कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सी टैलेंटेड है। और इनमें से अगर मैं कहूं तो मतलब कमजोर कौन सा है,
कमजोर कौन सा है? बी। तो अब देखो बी, यहां पर आप क्या बोल रहे हो? बी को कमजोर बोल रहे हो, यहां पर क्या बोल रहे हो? इसे इंटेलिजेंट बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ये कंपेयर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मोस्ट टैलेंटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोस्ट टैलेंटेड का मतलब है अब किस रेस्पेक्ट में हम उसे टैलेंटेड माने। हाँ, अगर ये टैलेंटेड की परिभाषा बता देता कि भाई मोस्ट टैलेंटेड मान लो, उसको मान लेते हम जिसने सबसे ज्यादा पोइट्री लिखी हो, या सबसे ज्यादा स्टोरी लिखी हो, या सबसे ज्यादा नॉवेल लिखे हो, उसे मान ले, तब हम शायद बता पाते, है ना। लिटरेचर को देख करके फिर शायद हम बता पाते। या फिर जिसकी बुक सबसे ज्यादा सेल हुई है उसको माने। तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक डेफिनेशन यहाँ पर अगर फिक्स कर देते तो हम ये कह सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारे राइटर्स के नाम जैसे मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे राइटर्स हैं, और उन राइटर्स में से मैं किसे सेट में लूं किसे नहीं लूं वो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्वेश्चन क्या था? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जैसे देखो अभी रिसेंटली जो चल रहा है, जैसे मान लो चेतन भगत की मैं बात करता हूँ, चेतन भगत रिसेंटली चल रहा है, ठीक। उसके बाद में देखो चेतन भगत रिसेंटली चल रहा है बहुत अल्टीमेट, यानी आपको पता है चेतन भगत का वो स्टेटस है, वो नॉवेल सेट 2 स्टेटस, उस पर मूवी बन चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका 2 स्टेटस नॉवेल इतना पॉपुलर हुआ है कि उस पर मूवी बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टैलेंटेड होगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैं बात करता हूँ मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद पुराने लेखक हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं? कलम का जादूगर कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को। अब कलम का जादूगर भाई कोई ऐसी तो उपाधि मिली नहीं होगी, कलम का जादूगर तो टैलेंटेड है तभी तो मिली होगी। उसके बाद में आप देखो रस खान। रस खान कितने महान कवि हुए हैं। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं कबीर, कबीर के दोहे कितने पॉपुलर हैं आपको पता होगा, है ना। उसके बाद में जैसे क्या नाम है, मीराबाई। मीराबाई के पद कितने फेमस हैं। तुलसीदास। तो कहने का मतलब मैं आपको कुछ जो राइटर्स के नाम बताए हैं वो राइटर्स तो मैंने तो बहुत कम नाम बताए हैं, लेकिन इनमें भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसे सबसे ज्यादा बेस्ट माने। भाई चेतन भगत है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो क्या इसे बेस्ट माने, या फिर इसे बेस्ट माने जैसे हम कलम का जादूगर कहते हैं, या फिर इसे बेस्ट माने रसखान। रसखान के शायद कविता दोहे या सवैया वगैरह वो उनके बहुत फेमस हुए हैं। कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, कबीर अमृतवाणी नाम से आपको पता है बहुत फेमस हुए। तो इनमें से किसको टैलेंटेड माने हम? कहने का मतलब है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि टैलेंटेड क्या है। हाँ, अगर ये टैलेंटेड वर्ड को डिफाइन कर देता है कि भाई टैलेंटेड हमें उसे मानना है। इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ऐसे तो अगर किसी को लिटरेचर की जानकारी नहीं हो तो उसकी समझ में ये नहीं आ पाए, ऑब्वियस सी बात है, हम मैथ्स वाले बंदे हैं तो हमें लिटरेचर की जानकारी नहीं होगी। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों का संग्रह। भारत के सबसे अमीर 10 व्यक्तियों का संग्रह। अब सबसे अमीर हम किसे माने भाई? जैसे सबसे अमीर हम किसे माने? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा, अमीर का मतलब एक क्राइटेरिया अगर मान लो फिक्स कर देते, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जैसे जयपुर में अमीर व्यक्तियों का संग्रह, तो जयपुर में अमीर व्यक्ति कैसे हम डिफाइन करेंगे? मान लो मैंने अमीर की डेफिनेशन लगा दी कि भाई जिसके पास खुद का घर है और जिसके पास 3 गाड़ी हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, 3 गाड़ी हैं, वो अमीर की कैटेगरी में आएगा। तो फिर अब यहाँ पर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर उसके पास घर है और 3 गाड़ी हैं तब तो वो अमीर है, अदरवाइज तो वो अमीर नहीं है। क्लियर? लेकिन जब तक मैंने ये चीजें डिफाइन नहीं की, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, अगर जब तक मैं डिफाइन नहीं करूं तब तक मैं कैसे पहचानूं कि वो अमीर है या नहीं है? भाई अमीर तो वो भी होता है जिसके पास दोनों टाइम को खाने को है, बस वो अमीर है। बाकी तो किसी का पेट नहीं भरता। बाकी तो फिर अंबानी भी दौड़ में लगा हुआ है ना। अंबानी भी भाई आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है। तो फिर अमीर तो हम किसे कहें? अमीर का मतलब जब हम उनकी डेफिनेशन फिक्स कर देते हैं। देखो यहाँ पर वो नहीं चलेगा कि जैसे भाई अमीर अंबानी के पास इतना पैसा है तो वो तो अमीर, ऑब्वियस सी बात है वो तो अमीर हो गई। मैथमेटिक्स में सारी चीजें चलती हैं एक फिक्स क्राइटेरिया से, ठीक है। तो हमको वो क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जब यहाँ पर इसने क्राइटेरिया नहीं दिया है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये क्या नहीं होगा बेटा, सेट नहीं होगा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा कि ये सेट क्यों नहीं होगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद में देखो थर्ड, देखो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो वापस वही बात आ गई कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसे माने? क्या रोहित को माने? क्या कोहली को माने? या फिर जैसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर, उसे माने? देखो मैं मैच नहीं देखता हूँ, नो डाउट मैं मैच नहीं देखता हूँ, तो मुझे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग मैच देखते हो तो आपको पता होगा कि कौन सबसे ज्यादा अच्छे बैट्समैन है। तो नो डाउट बैट्समैन बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे बैट्समैन है वो हर मैच में ही उतना ही अच्छा खेले। क्लियर है? जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, तो क्या वो ऐसा है कि हर मैच में ही सेंचुरी लगाए? ऐसा तो जरूरी नहीं है भाई। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि वो बहुत कम रन पर ही आउट हो गए हो।
तो कहने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हम किसे माने, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर नहीं था कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हम किसको माने, किसको इस कैटेगरी में रखें और किसको नहीं रखें, हमें नहीं पता। तो जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो क्या नहीं है, क्या नहीं है बेटा, सेट नहीं है। क्लियर है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 में से केवल पहला सेट था, बाकी ये दोनों सेट नहीं थे। उसके बाद में देखो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपके क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं आप जस्ट इमेजिन करो, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से कोई भी एक बच्चे का नाम आप लेके देखो, आप क्लियर कर पाओगे कि ये बच्चा हमारी क्लास में है या नहीं है। जैसे आपने बोला राकेश, अब राकेश अगर आपकी क्लास में है तब तो वो इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा, अगर वो आपकी क्लास में नहीं है तो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर फिक्स हो गया कि भाई 11th क्लास, आपकी क्लास जो है 11th क्लास, उस 11th क्लास में वो बच्चा पढ़ता है तो इस सेट का एलिमेंट है, अगर वो 11th क्लास में नहीं पढ़ता है तो वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। क्लियर। 11th का मतलब जस्ट हम 11th की एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं उस वे में। अगर कंपटीशन वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, कंपटीशन वाले एस्पिरेंट इसे देख रहे हैं, तो वो आपकी कोचिंग वगैरह जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या फिर आपकी पास्ट में जो क्लासेज रही हैं उनमें से किसी को भी इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेट होगा क्योंकि आप किसी भी कैंडिडेट के लिए ये डिफाइन कर सकते हो कि वो आपकी क्लास का स्टूडेंट होगा या नहीं होगा। क्लियर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ऑल बॉयज की जब बात कर रहे हैं तो आपकी क्लास में वो बॉय है या नहीं है ये आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है। ओके, तो ये सेट होगा। उसके बाद में देखो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं तो आपको पता है कौन सी हैं, आपको पता है कि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है बेटा, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, इंफिनिटी की ओर जाती हैं। लेकिन इसने बोला है 100 से कम, तो कोई बात नहीं, 100 से कम में आप ये लिख सकते हो, देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये 100 से कम मतलब 99। क्लियर है। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 1 से लेके और 99 तक की संख्या। अब इसमें आप कोई भी नंबर सोच के देखो, आप क्लियर बोल पाओगे कि इसमें आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला -5, नहीं आएगा क्योंकि ये प्राकृत संख्या ही नहीं है। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने बोला 107, नहीं आएगा क्योंकि इसने बोला है 100 से कम, जबकि 107 क्या है, 100 से ज्यादा है। क्लियर है। जैसे मैंने बोला 0, नहीं आएगा क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं होती है 0। तो आप किसी भी नंबर के लिए ये बोल पा रहे हो कि वो 100 से कम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी समुच्चय होगा, संग्रह होगा। ठीक है, सेट होगा। क्लियर है। ओके। उसके बाद में देखो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अभी मैंने आपको बताया था प्रेमचंद के बारे में, जिसे कलम का जादूगर कहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। अब बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं तो उनका संग्रह तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई। जैसे मान लो मैं कहूं कि कंकाल इस सेट का एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि कंकाल प्रेमचंद ने नहीं लिखा। अब आप ये मत सोचना कि हमें तो पता ही नहीं है कि प्रेमचंद ने कौन से उपन्यास लिखे, मत होने तो पता। मान लो प्रेमचंद ने 4 उपन्यास लिखे, कौन से, A B C और D, हमें नहीं पता। लेकिन ये 4 लिखे हैं तो हमें इतना तो पता है कि ये 4 ही इस सेट के एलिमेंट होंगे, बाकी नहीं होंगे। क्लियर है। तो जैसे अगर आप इसका सेट बनाना चाहो तो देखो, क्योंकि मैं तो प्रेमचंद का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे राइटिंग का शौक है, तो मैंने उनके सारे उपन्यास पढ़े हुए हैं, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, बाकी नहीं है पता तो कोई बात नहीं, उसके नाम जानकारी होना जरूरी नहीं है। हमें तो यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि उनके उपन्यासों का संग्रह समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो अब देखो उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। जैसे उनका सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो गबन और गोदान, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, गबन और गोदान। उसके बाद में सेवा सदन, हाँ सेवा सदन। उसके बाद में रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला। ये उनके और भी शायद कुछ उपन्यास होंगे, मुझे अभी इतने ही याद आ रहे हैं। तो ये उनके कुछ उपन्यास थे, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये कुछ उनके उपन्यास थे। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ये डिफाइन कर पा रहे हो कि कौन इसका सेट होगा और कौन इसका कौन इसका एलिमेंट होगा और कौन इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो इसने बोला था ना कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह आप यहाँ पर क्लियर पता कर पा रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें आती हो कि भाई उसके द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं, नहीं पता कोई बात नहीं। मान लो उसने ये उपन्यास लिखे X Y Z P Q और R, ये उपन्यास लिखे मान लेते हैं। तो अब आप बोल सकते हो कि भाई ये 6 उपन्यास हैं, इसके ये 6 तो इसके एलिमेंट होंगे, इनके अलावा कोई भी होगा तो वो उसका एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है इसके एलिमेंट कौन से होंगे वो जानना जरूरी नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो बेशक ये सेट होगा। क्लियर है। उसके बाद में देखो सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक तो आपको पता है कौन से होते हैं,
भाई पूर्णांक, पहले तो आपको पूर्णांक पता होना चाहिए। देखो इनको मैं मिटा देता हूँ। पहले तो आपको पूर्णांक पता होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जो नंबर जाते हैं वो कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 और 1 2 3 ये सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब देखो जैसे पूर्णांक को जब आप लिखते हो तो पूर्णांक कैसे लिखते हो? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन, यही लिखते हो। अब इसने क्या बोला है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, 2 से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सम पूर्णांक कौन से आ जाएंगे? इसके लिए सेट बन जाएगा, देखो 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये संपूर्णांक हो गए। अब आपको पता है इनमें से कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे तो आप क्लियर चेक कर सकते हो कि ये इसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो आपने पूछा +-4 इसका एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सम है। +-1 इसका एलिमेंट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये क्या है? विषम है। तो इसलिए जब आप यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हो कि कौन इसका सेट होगा, कौन इसका एलिमेंट होगा, कौन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सेट होगा। आगे एंड सो ऑन मैंने इसलिए लगाया, किसने बोला? सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक इनफाइनाइट होते हैं, संपूर्णांक भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो इसलिए संपूर्णांक इनफाइनाइट होंगे, तो फिर मैंने इनफाइनाइट के लिए आगे एंड सो ऑन लगा दिया, ठीक है। इस टाइप के जो सेट होते हैं इनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जो हम आगे टाइप ऑफ सेट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। उसके बाद में देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब आपको पता है कि इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज हैं और कितने क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का अगर मैं कलेक्शन करता हूं तो वो सेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आप उठाओ तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पर ये इस सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इस सेट का एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसी चैप्टर में आ रहा है। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि आपसे पूछ लिया कि 8p6 इसकी वैल्यू बताओ, नहीं आएगा। ये इस सेट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये किस में से है? पीएनसी वाले चैप्टर में से है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहां पर भी आप डिफाइन कर पा रहे हो कि कोई भी एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी क्या होगा बेटा? सेट होगा। क्लियर? उसके बाद में बात आ जाती है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये तो कोइंसिडेंटली वही क्वेश्चन आ गया जो मैं सेट को जब समझा रहा था तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि सेट क्यों नहीं होगा। देखो इसने बोला है सबसे अधिक खतरनाक, और सबसे अधिक खतरनाक हम किसे माने? भाई सभी अपने अपने वे में सबसे अधिक खतरनाक हैं। भाई जैसे अगर मैं बात करूं लायन की, शेर की बात करता हूं, बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोबरा की, तो कोबरा भी बहुत डेंजर होता है ना। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं टाइगर की, तो क्या टाइगर कम डेंजर होता है? लेकिन कहने का मतलब है विश्व में तो बहुत अलग अलग तरीके के जानवर हैं, उनको भी छोड़ो। अगर मान लो आपको फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटोज होता है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, वो काट ले, मलेरिया हो जाए, मान लो मलेरिया से आपकी डेथ हो जाए, तो उसमें भगवान ना करे, लेकिन मान लेते हैं हम, जस्ट एन इमेजिन, है ना। तो मान लेते हैं कि उसकी उससे डेथ हो जाए अपनी, तो उससे क्या होगा? वो अपने लिए डेंजर हो गया। तो कहने का मतलब सबसे अधिक खतरनाक हम किसे माने? डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी सेट नहीं होगा। जहां पर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं वहां पर सेट नहीं होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें कुछ एग्जांपल्स थे जहां पर आपको ये चेक करना था कि वो सेट होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको एक सेट दिया हुआ है a। उसके बाद में बोला है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए। अब एप्सिलॉन क्या है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उसके लिए क्या आता है? बिलोंग्स टू आता है, ठीक है। और बिलोंग्स टू के लिए हम किसका यूज करते हैं? एप्सिलॉन का, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसके लिए क्या आता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा समझाने वाला है। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसमें सेट में है तो एप्सिलॉन आ जाएगा, सेट में नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखो जैसे ये 5 है और ब्लैंक स्पेस है और a है,
तो ए तो सेट हो गया। क्या 5 इस सेट का एलिमेंट है? बिल्कुल है सर। तो अगर 5 है इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पर देखो 8, क्या इसमें कहीं भी 8 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए में नहीं है। सिमिलरली 0 के लिए चेक करो, 0 इसमें नहीं है, अगर 0 नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर 4 की बात करें तो 4 तो इसमें है, अगर 4 है तो यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी 4 बिलोंग्स टू ए। क्लियर? 2 की बात करते हैं तो 2 भी है इसमें, इसलिए क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक, उसके बाद में 10 की बात करते हैं तो देखो इसमें 6 तक है, 10 नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, इसमें कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी ही नहीं। क्लियर? तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित समुच्चयों के रोस्टर फॉर्म में लिखिए। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है इनकी। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी ये जो सेट दे रखे हैं आपको, इनकी रोस्टर फॉर्म आपको लिखनी है। तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं सेकंड क्वेश्चन को, और थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक एक करके हम इसके ऊपर ले लेंगे। ठीक है? अब देखो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम उनके एलिमेंट लिखते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? उन एलिमेंट में क्या रिलेशन है वो आपको दिया जाता है। क्लियर? तो अब देखो यहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में है। ठीक है? -3 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है? x such that x is an integer and -3 लेस देन x लेस देन 7। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे जो आपके पास इंटीजर होते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है? ये आपके पास जो इंटीजर होते हैं, तो इसने क्या बोला है? -3 से और 7 के बीच के इंटीजर लेने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ना तो इसके साथ में इक्वल है, ना ही इसके साथ में इक्वल है। अगर यही साइन ऐसे होते लेस देन और इक्वल्स टू, तो फिर ये -3 भी इसमें शामिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए ये 3 इसमें शामिल नहीं होगा, -3 शामिल नहीं होगा, तो -3 और -3 से छोटे सारे के सारे इंटीजर इसमें से चले जाएंगे। सिमिलरली 7 के साथ में भी इक्वल वाला साइन नहीं है, तो 7 और 7 से बड़े सारे चले जाएंगे। तो अब देखो आपके पास ये सेट क्या बचा? तो इस सेट के लिए आपके पास रोस्टर फॉर्म होगी -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास इसकी रोस्टर फॉर्म आ चुकी है। देखो इसने क्या बोला था कि x जो है वो -3 से 7 के बीच में लाई करेगा। ठीक है? -3 से 7 के बीच में लाई करेगा, लेकिन दोनों बाउंड्री वाली जो लिमिट है इसकी वो शामिल इसमें नहीं होंगी। तो बाउंड्री वाली लिमिट अगर शामिल नहीं होगी, मतलब ना तो -3 शामिल है इसमें, ना ही 7 शामिल है इसमें, तो इसलिए -3 भी शामिल नहीं है, 7 भी शामिल नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो इंटीजर है वो इस सेट के एलिमेंट होंगे। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बोला है। क्लियर है? प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, और 6 से कम बोला है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि 1 से लेके 5 तक इसमें नंबर आ जाएंगे। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसलिए बी सेट के जो एलिमेंट होंगे वो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता, x सच दैट x संख्या 6 से कम या बराबर, अगर यही ऐसे हो जाता कम या बराबर एक प्राकृत संख्या है, तो फिर इसमें 6 भी शामिल हो जाता। लेकिन इसने क्लियर बोला 6 से कम, 6 से कम मतलब यह 5 तक सीमित रह जाएंगे। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अब देखो अंकों का योगफल 8 के लिए आप ऐसी संख्या ढूंढ सकते हो। देखो कैसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसने क्लियर बोला है 2 अंकों की होनी चाहिए। अब यहां पर बच्चे एक जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देखो
एक गलती क्या करते हैं, जैसे इसमें 08 को भी शामिल कर लेते हैं। बेटा ये शामिल इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 08 में नो डाउट यहां पर दो नंबर हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या है, 8 है, और 8 में तो एक ही नंबर होता है, क्योंकि 8 के आगे आप कितनी भी जीरो लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 08 इसमें शामिल नहीं होगा। तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। देखो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं 17। देखो दो अक्षर का नंबर है, दो अक्षर का नंबर है, और इनके दोनों डिजिट का सम कितना है बेटा, 8 है। 7 और 1 8 हो गया। उसके बाद में देखो आप कैसे पहचानोगे, इसका सीधा सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आप दो डिजिट के नंबर चेक करना शुरू करो। कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से। ठीक है, तो 10 11 12 13, मतलब 10 से 20 के बीच में ऑब्वियस सी बात है एक ही नंबर होगा 17, जिसके डिजिट का सम 8 होगा। उसके बाद में आप क्या करोगे कि ये वाला जो पहला नंबर है ना, जैसे 1 है, इसको तो इंक्रीज करते जाओ और इसको डिक्रीज करते जाओ। जैसे 1 इंक्रीज किया 1 में तो ये हो गया 2, और 7 में 1 डिक्रीज कर दिया तो 26। ठीक, उसके बाद में सिमिलरली इसमें इंक्रीज करो तो 2 की जगह 3 और 6 की जगह 5। फिर इसमें इंक्रीज करो, इसमें डिक्रीज कर दो 44। फिर इसमें इंक्रीज करो, उसमें डिक्रीज करो 53, सिमिलरली 62, सिमिलरली 71, एंड आफ्टर दैट 80। ये इसके एलिमेंट होंगे। देखो इसने क्या बोला था, x such that x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8। आप देख सकते हो कि ऐसे दो, देखो टू डिजिट के जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होंगे, 10 से। तो 10 11 एंड सो ऑन कहां तक चलेंगे, 99 तक। तो 10 से लेके और 99 तक के बीच में जो भी नंबर हैं उनमें ऐसे नंबर जिनके डिजिट का सम 8 होगा वो कौन से हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। तो ये ऐसे नंबर है। तो इसलिए सेट थर्ड का जो रोस्टर फॉर्म था वो ये होगा। क्लियर। फोर्थ सेट देखो, d इक्वल्स टू x such that x is a prime number which is divisor of 60। देखो x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब देखो सबसे पहले तो डिविजर चेक करो 60 के कौन कौन से होते हैं, यानी 60 के भाजक कौन कौन से हैं। भाजक कह लो, गुणनखंड कह लो, एक ही बात होती है। तो देखो 60 के गुणनखंड कौन से होंगे। देखो मैंने ये नहीं बोला है 60 के अभाज्य गुणनखंड, अभी तो मैं केवल गुणनखंड की बात कर रहा हूं या भाजकों की बात कर रहा हूं। तो देखो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 और 15 20 30 एंड 60। हाँ 12 भी आ जाएगा बीच में, 12। क्लियर है। तो ये इसके डिवीजर होंगे। अब इसने बोला है कि प्राइम नंबर चाहिए। इसने क्या बोला है, देखो x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर चाहिए, तो इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं, देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, बस इसके अलावा और कोई प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ नंबर का सेट है उसकी रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी बेटा, 2 3 4 एंड 5। ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, क्योंकि इसने प्राइम नंबर बोला था। ठीक है, सॉरी 4 नहीं आएगा इसमें, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 तो कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 3 एंड 5। क्लियर है, 2 3 एंड 5, क्योंकि 6 इसका डिवीजर है लेकिन 6 कैसा है, कंपोजिट है। 7 इसका डिवीजर है नहीं। उसके बाद में प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 7 के बाद में आता है 11, वो भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसे जो प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवीजर भी हैं वो एलिमेंट कौन से होंगे, 2 3 एंड 5। क्लियर है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि a इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ये तो बहुत आसान हो गया, आपको एक वर्ड दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री और उस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सभी लेटर्स का सेट आपको बनाना है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पता है मैंने जब आपको सेट पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है। कौन से रूल, कि कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है, वो तो हम अभी तक करते भी आ रहे हैं। एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, वो भी हम अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी किसी भी लेटर को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो अब देखो इसका सेट जब हम बनाते हैं तो देखो आपके पास वर्ड कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपने लिया यहाँ से टी ले लिया, उसके बाद में लिया आर ले लिया, उसके बाद में आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, उसके बाद में देखो ये ओ, लेकिन ओ तो ऑलरेडी आ चुका है इसलिए इस ओ को हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एम, उसके बाद में ई, उसके बाद में टी को हम नहीं लेंगे क्योंकि टी तो पहले आ चुका है तो इसलिए टी कैंसिल। ठीक, उसके बाद में आर, देखो आर भी आ चुका है पहले तो आर कैंसिल।
और उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, बाई आ जाएगा। तो TRIGONME बाई, ये इसका सेट बनेगा। ठीक है, देखो TRIGON, फिर O आएगा नहीं तो ये कैंसिल हो गया, फिर M, फिर E, T आएगा नहीं क्योंकि पहले आ चुका है, R आएगा नहीं क्योंकि पहले आ चुका है, फिर उसके बाद में क्या आ गया, बाई आ गया। तो ये इसका ट्रिग्नोमेट्री का सेट बन गया। क्लियर है? ओके। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, जो इस क्वेश्चन का लास्ट होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ में देखो, वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। वेटर एक शब्द आपको दे रखा है, उसके अक्षरों का समुच्चय आपको बनाना है। तो देखो, सबसे पहले आपने लिया B, फिर आपने लिया E, फिर आपने लिया T, उसके बाद में देखो ये T वापस नहीं आएगा क्योंकि पहले T आ चुका है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। E नहीं आएगा क्योंकि E भी पहले आ चुका है, तो फिर अब क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो B, E, T और R, ये इसका सेट बन गया। क्लियर है? तो ये थे बेटा आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अब आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स में क्या कॉमन रिलेशन है वो चेक करना है, और अगर वो चेक कर लिया तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं, देखो 3, 6, 9, 12, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये है 3 into 1, ये है 3 into 2, ये है 9 है 3 into 3 और 12 है 3 into 4। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। कहने का मतलब है कि 3 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स हैं और वो कहाँ तक हैं, ओनली 12 तक हैं। ठीक, तो 3 के मल्टीपल को आप कैसे लिख सकते हो, मान लो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दो आप n से, तो इसे 3n की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखो, देखो अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ के फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखो तो आप लिख सकते हो, देखो a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। x क्या है यहाँ पर, 3n है, लेकिन अब यहाँ पर आप n क्या है, n को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब साथ में आपको कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ में ये n क्या है, 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है। तो इसके लिए आपको साथ में लिखना पड़ेगा n लेस देन और इक्वल्स टू 4, 4 या 4 से कम है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ये दोनों कंडीशन आपने लगाई हैं, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि 1 लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखना क्यों जरूरी है, आप बोल रहे होगे कि सर 1 और 4 के बीच में जब हमने n को शो कर दिया तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर केवल यही कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर हमने 1.5 लिखा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 1.5 लिखते ही वो तो एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1.5 रखते ही क्या आएगा, 4.5 आएगा। 3n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी, तो 4.5 इसमें नहीं है। तो इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n नेचुरल नंबर है, ये आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब इसमें अगर आप कॉमन चीज देखो 2, 4, 8, 16 एंड 32, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1, ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है। ये है 2 रेज़ टू पावर 4, ये है 2 रेज़ टू पावर 5। तो इसका मतलब जब आप इसे जनरलाइज करोगे तो क्या आप इसे 2 रेज़ टू पावर n लिख सकते हो। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, वही वापस उसी की तरह आ जाएगा जैसे हमने पहले लिखा था। तो फोर्थ का सेकंड देखो, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा b इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद में आप लिखोगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कॉमा, अब n कहां से कहां तक लाई कर रहा है, n लेस देन और इक्वल्स टू 5।
एन लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आप चाहो तो इसे n लेस देन इक्वल्स टू 5 की जगह n लेस देन 6 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, n लेस देन 6 लिखोगे मतलब 6 शामिल नहीं है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर शामिल है, और यहाँ पर n लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा मतलब 5 भी शामिल है और 5 से छोटे भी शामिल है। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका क्लियर हो चुका। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन है देखो 5, 25, 125 और 625। तो देखो 5 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 1, 25 5 का स्क्वायर होता है यानी 5 रेज टू पावर 2, 125 5 का क्यूब होता है तो 5 रेज टू पावर 3, 625 तो 5 रेज टू पावर 4। तो इसका मतलब जब इसे जनरलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर n। क्लियर? तो देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा c इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर n, और 5 रेज टू पावर n के बाद में आप लिखोगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो चुकी है। क्लियर? तो ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो भी चल रहे हैं वो क्या है? इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, नेचुरल नंबर तो नहीं, इवन होल नंबर। नेचुरल नंबर में तो फिर जीरो भी शामिल हो जाता है और वो भी इवन नंबर होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए देखो 2-3 तरीके से लिख सकते हो इसको। देखो आप अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। देखो d इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन होल नंबर, इवन होल नंबर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, और 2n लिखने के बाद में आप लिखोगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N लिखते ही n की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो फिर मतलब सबसे छोटी वैल्यू 1 हो गई तो 1 हो गई तो यहाँ से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, आप इवन होल नंबर की जगह आप इवन पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो एक ही क्वेश्चन को लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं पर आपने ये लिख लिया या फिर कहीं पर ये देख लिया, कहीं पर ये देख लिया तो कंफ्यूज हो जाओ। बात एक ही है, बस उसका मतलब एक ही, मतलब वही होना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स में हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ बच्चों को कि आपका जो मीन है वो मीन चेंज नहीं होना चाहिए बस, बाकी लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ देखें 1, 4, 9 एंड सो ऑन और अप टू 100। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको यहां पर लिखूंगा तो देखो ये है 1, 4, 9 एंड सो ऑन, और ये कहां तक है? अप टू 100। देखो 1 क्या है? 1 स्क्वायर है, 4 क्या है? 2 स्क्वायर है, और 9 क्या है? 3 स्क्वायर है, एंड सो ऑन 100 क्या है? 10 स्क्वायर है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप देखोगे तो ये नेचुरल नंबर का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो e इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, x क्या है? यहाँ पर n स्क्वायर है, और n स्क्वायर होने के साथ में आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन और इक्वल्स टू 10। ये n नेचुरल नंबर भी है और नेचुरल नंबर के साथ में 10 या 10 से छोटा भी है। ठीक है, ओके, तो ये था बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए, लिस्टिंग कीजिए, और रोस्टर फॉर्म में लिखिए, टेबुलर फॉर्म में लिखिए। सभी का एक ही मतलब होता है। ठीक है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका मतलब है कि आपको इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है, x such that x is an odd natural number। तो देखो odd natural number कौन से होते हैं? देखो आंसर फिफ्थ का फर्स्ट odd natural number, तो देखो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, तो odd की बात चल रही है इसलिए ये हो जाएंगे बेटा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी की ओर जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसने बोला है विषम, तो विषम कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौन से?
विषम प्राकृत संख्या। ठीक, दूसरा सेट देखें, दूसरा सेट क्या है, b इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और -½ से 9/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, x such that x is an integer and lies between -½ and 9/2। तो अब देखो इंटीजर है, -½ और 9/2 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब सीधा सा है, देखो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बेटा 0 1 2 3 एंड 4। क्यों आए समझो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर शो करूं तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर मैं माइनस में लेता हूं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर जो दोनों लिमिट दे रखे हैं 1/2 माइनस में, तो -1/2 कहां होगा, यहां होगा, -1/2 भाई 1/2 0 और 1 के बीच में होता है, तो -1/2 यहां होगा। 9/2 इसका मतलब 4.5 और 4.5 5 एंड 4 के बीच में होगा, तो 4.5 या 9/2। ठीक है, 9/2। तो अब देखो, आप ये तो था -½ और ये था 9/2, तो इसके बीच में है जो हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर कौन से बचे, इंटीजर बचे 0 1 2 3 एंड 4, तो वो मैंने लिख दिया 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, ओके। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, c इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और x² लेस देन 4 है, x सच दैट x एन इंटीजर एंड x² लेस देन 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4। मतलब हमें इंटीजर लेने हैं और ऐसे इंटीजर लेने हैं कि उनका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम आए। तो देखो स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम आए, ऐसे कौन से इंटीजर हो सकते हैं समझो। देखो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में हो जाएगा c इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2, ये होंगे। क्यों होंगे समझो, जैसे अगर मान लो मैं 3 लेता हूं, -3 लेता हूं, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। माइनस का करो या प्लस का करो डजेंट मैटर, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तो इसने तो ये बोला है ना कि 4 या 4 से कम होना चाहिए, 4 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो 4 से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि मुझे अब 3 से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। आप -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 तो इसमें शामिल है, इसका मतलब -2 आ गया। फिर -2 के बाद में अगला नंबर लो -1 का, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, वो भी 4 से छोटा है। ठीक, उसके बाद में 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, वो भी 4 से कम है। 1 का स्क्वायर करो तो 1, 2 का करो तो 4 और 3 का करो तो 9, तो 9 तो शामिल नहीं होगा, तो इसलिए कौन से हो गए -2 -1 0 1 और 2, ये इसके एलिमेंट होंगे। क्लियर है, क्योंकि इसने बोला है कि उनका स्क्वायर करने पर 4 से कम आना चाहिए। क्लियर, उसके बाद में देखो फोर्थ क्वेश्चन, d इक्वल्स टू x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल शब्द के अक्षरों का आप सेट बनाओगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा LOYA। अब ये L क्यों नहीं आया, क्योंकि L पहले रिपीट हो चुका है, इसलिए ये L तो नहीं आएगा इसमें। क्लियर है, L नहीं आएगा इसमें क्योंकि L पहले रिपीट हो चुका है और आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। क्लियर, तो इसलिए L नहीं आएगा। तो ये देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद में फिफ्थ देखो, E इक्वल्स टू x सच दैट x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसा महीना जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो वो तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू, सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी। जनवरी में तो 31 डेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फरवरी में या तो होते हैं 28 या फिर होते हैं 29, लेकिन 31 नहीं होते। तो इसलिए इसका सबसे पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा फरवरी। उसके बाद में आता है मार्च में 31 होते हैं। उसके बाद में क्या आता है अप्रैल में कितने होते हैं 30 होते हैं। उसके बाद में मई में 31 होते हैं, तो मई के बाद में क्या आ जाता है जून। ठीक है, और जून के बाद में आता है जुलाई में 31 होते हैं। उसके बाद में अगस्त में भी 31 होते हैं। फिर आ जाता है सितंबर के बाद में अक्टूबर में 31 होते हैं। उसके बाद में आ जाता है नवंबर और नवंबर के बाद में दिसंबर में भी 31 होते हैं, तो वो भी शामिल नहीं होगा। तो ऐसे महीने कौन से हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो होंगे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये महीने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देखें इसका,
f इक्वल्स टू x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। ठीक है, मतलब k से पहले आए और साथ में क्या हो, वो कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो। व्यंजन भी होना चाहिए और k से पहले भी आना चाहिए। दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए जो एलिमेंट होंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए कौन सा सेट बन जाएगा, ये हो जाएगा f इक्वल्स टू, देखो a तो क्या होता है, वोवेल्स होता है, स्वर होता है, तो उसके बाद में आ गया b, c, d, फिर e स्वर होता है, उसके बाद में f, g, h, फिर i स्वर होता है, फिर j, और k से पहले के लिए इसने बोला ही है, तो इसलिए ये एलिमेंट होंगे b, c, d, f, g, h और j। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब कहने का मतलब है कि ये चार आपको रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, इधर ये चार आपको क्या दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं, बस आपको इनको मैच करना है। अब मैच करना बहुत आसान सा, जैसे देखो अगर मैं इसकी बात करूं MATHEICS, अब ये तो क्लियर सा दिख रहा है कि ये तो इससे मैच होगा, मैथमेटिक्स का है, क्लियर सा दिख रहा है ना, तो इसको आप मैच कर दोगे मैथमेटिक्स से। वैसे भी आप देखो मैथमेटिक्स का अगर आप सेट बनाओगे तो यही बनेगा, और यहाँ पर बाकी सारे तो नंबर्स हैं और यहाँ पर अकेला मैथमेटिक्स ऐसा है, तो ये इससे मैच हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसे मैच कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में देखो अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, x such that x is a प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 60, x एक अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, अभाज्य संख्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और चेक करो क्या 6 अभाज्य है क्या, नहीं है, 6 तो भाज्य है, मतलब कंपोजिट नंबर है। क्या 9 अभाज्य है क्या, नहीं है, 9 तो कंपोजिट है। इसका मतलब ये किससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा 2 और 3 से। ठीक है, x एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। आई थिंक 60 नहीं, यहाँ पर बेटा 6 होना चाहिए, क्योंकि अगर 60 होता तो 5 भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, x एक अभाज्य संख्या है और वो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक, वैसे तो 6 की भाजक अगर आप देखोगे ना तो 6 के भाजक 1 2 3 और 6 ये होंगे, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसने बोला है प्राइम नंबर के लिए, तो इसलिए कौन से जाएंगे 2 और 3। क्लियर है? तो सेकंड किससे मैच हो गया, फर्स्ट से। उसके बाद में देखो x such that x is an odd natural number less than 10, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम और विषम भी है साथ में, देखो यहाँ तो सम भी आ रहा है, ठीक है, सम भी आ रहा है, तो इसलिए 10 से कम विषम कौन सी हो जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9, तो ये 10 से कम वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन किससे मैच हो गया, बी से। उसके बाद में अब तो वैसे बचा भी यही है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, यानी नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिवीजर भी है। मैंने अभी आपको बताया था 6 के डिवीजर कौन से हैं, 1 2 3 एंड 6, तो देखो 1 2 3 एंड 6, तो ये मैच किससे हो गया, फर्स्ट से। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। कल की क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट बताने वाला हूं और यहाँ से क्वेश्चन बनना कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए कल की क्लास लेना ना भूलें और तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में और एक नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।